नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर प्रोस्पेक्टस। इसमें सबसे पहले जो आ रहा है वो सेक्शन 23 है। सेक्शन 23 सेज दैट कंपनी कैन इशू द सिक्योरिटीज इन थ्री वेज। पहला थ्रू पब्लिक ऑफर, दूसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट और तीसरा है राइट और बोनस इश्यूज। इसमें से जो पहला ऑप्शन है पब्लिक ऑफर, इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय पब्लिक कंपनीज, वेयर एज अदर टू दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट और बोनस इशू कैन बी यूज्ड बाय पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज। यहां पर पब्लिक ऑफर का मतलब है when the securities are issued to general public through issue of prospectus, then it is called a public offer. It includes initial public offer as well as the further public offer, IPO and FPO. The private placement means when the securities are issued to selected group of person not exceeding 200, ये अपन आगे देखेंगे, 200 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए जिनको आप सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। एंड राइट और बोनस इशू का मतलब है व्हेन द सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ओनली। Now we will see the definition of prospectus which is given under section 270. As per section 270, prospectus means an invitation to public. पहली कंडीशन है इन्विटेशन किसको होना चाहिए? पब्लिक को। कौन इनवाइट कर रहा है? It should be invited by or on behalf of a company or intended company. और ये इनविटेशन किस लिए है? टू सब्सक्राइब और परचेज शेयर्स और डिबेंचर्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दैट कंपनी। There are so many requirement of issuing a prospectus for the issue of prospectus. तो सेक्शन 26 कहता है the prospectus should be dated, यानी उसमें डेट होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर क्या डेट उसमें नहीं है तो क्या उसको प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इफ द डेट इज नॉट मेंशन्ड on the prospectus, then the date of its publication will be treated as the date of prospectus. Section 26 further says that a prospectus shall have such contents, reports, and declarations as may be prescribed. Further, section 26 talks about the expert. एक्सपर्ट शुड बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। ये इस तरह से इसने सेक्शन 26 ने निगेटिवली प्रोविजन इसमें इंसर्ट किए हैं। ये कहता है कि प्रोस्पेक्टस शैल नॉट इंक्लूड अ स्टेटमेंट मेड बाय एनी एक्सपर्ट हु इज एंगेज्ड और इंटरेस्टेड इन फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। प्लीज लुक एट दिस सेक्शन केयरफुली। ये नहीं कह रहा है कि आपके प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट होनी चाहिए एक्सपर्ट की। ये कह रहा है कि अगर आपके प्रोस्पेक्टस में कोई स्टेटमेंट है जो एक्सपर्ट ने दी है तो वो एक्सपर्ट जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दैट इज ही शुड नॉट हैव बीन एंगेज और इंटरेस्टेड इन फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ दैट कंपनी। सेक्शन 26 further talks about the registration requirement of the prospectus. ये कहता है कि a copy of prospectus must be filed with the registrar. अब कब फाइल करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It should be filed on or before its publication and it should be signed by every person who is named in it as a director or proposed director, या फिर इनके ऑथोराइज एजेंट भी इसको साइन कर सकते हैं। इसके ऊपर केस लॉ आ सकता है वेदर द एजेंट ऑफ डायरेक्टर कैन साइन द प्रोस्पेक्टस। सो यस, ही कैन साइन। इसके अलावा देयर शुड बी अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, आपको अटैच करने पड़ेंगे। कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट, अगर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट उसमें इंक्लूडेड है प्रोस्पेक्टस में तो कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट भी आपको अटैच करनी पड़ेगी। कंसेंट इन राइटिंग ऑफ ऑल द पर्संस हु हैव बीन नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस, चाहे वो लीगल एडवाइजर हो, अटॉर्नी हो, ब्रोकर हो, सभी की कंसेंट आपको अटैच करनी पड़ेगी राइटिंग में जो उन्होंने दी है। साथ ही अंडर राइटिंग एग्रीमेंट भी अटैच करना पड़ेगा अगर कोई अंडर राइटिंग एग्रीमेंट किया है। इसके साथ a statement that
अ कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, ये भी उसमें लिखा होना चाहिए। द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इश्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, it must be issued within 90 days of the delivery of copy to the ROC. आइदर ये जो आप इश्यू करेंगे प्रोस्पेक्टस, ये या तो आप एज ए न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की तरह यूज इश्यू कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब बाकी कोई भी तरीका चल सकता है प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए। बट द रिक्वायरमेंट की 90 डेज ऑफ डिलीवरी टू डिलीवरी जब आप करेंगे आरओसी को, उसके 90 दिन के अंदर आपको इसको इश्यू करना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि प्रोस्पेक्टस की कॉपी आपने फाइल कर दिया आरओसी को और 90 दिन हो चुके हैं, अभी तक इशू नहीं किया है, और अब कंपनी उसको फिर से पब्लिश करना चाहती है, तो ऐसे केस में आपको फिर से एक कॉपी आरओसी को देनी पड़ेगी, उसके 90 दिन के अंदर आप उसको इशू कर सकते हैं। और अब जो हम देखने वाले हैं वो एग्जाम में आता है, इट्स अ बीकॉम छाप क्वेश्चन, यू कैन से दैट। क्वेश्चन आता है आपको कि व्हेन व्हेन रजिस्ट्रार मस्ट रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। हमने देखा कि आपको फाइल करनी रहती है, एक कॉपी रजिस्टर कराना रहता है आरओसी से, वो रिफ्यूज कर सकता है क्या? तो हाँ बिल्कुल, रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर सकता है। ये सेक्शन 26 में ग्राउंड्स बताए हैं जिसके ऊपर वो रिफ्यूज कर सकता है। पहला ग्राउंड है इफ इट इज नॉट डेटेड, उसमें डेट नहीं डाली है आपने। दूसरा ग्राउंड है व्हेन इट डज नॉट हैव द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट, रिपोर्ट्स एंड डिक्लेरेशन, हमने देखा था कि वो होना चाहिए उसमें। तीसरा पॉइंट है कि व्हेन इट कंटेन्स अ रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसका मतलब अगर एक्सपर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो भी वो रिफ्यूज कर सकता है रजिस्टर करने से। चौथा पॉइंट है इट इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट विच इज मेड बाय एक्सपर्ट विदाउट अ स्टेटमेंट दैट ही हैज गिवन और ही हैज नॉट विदड्रॉन हिज कंसेंट। तो इसका मतलब एक्सपर्ट की वहां पे एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए कि मैंने ये अपनी कंसेंट दी है इस स्टेटमेंट को छापने के लिए और इसको विदड्रॉ नहीं किया है। पांचवा पॉइंट, इट डज नॉट कंटेन कंसेंट इन राइटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, हमने देखा था डायरेक्टर्स की भी कंसेंट होनी चाहिए, तो वो नहीं है तो रिफ्यूज कर सकता है। और लास्ट पॉइंट, it is not accompanied by consent in writing of other persons who are named in the prospectus like auditor, legal advisor, attorney, broker, etc. तो ये ग्राउंड्स हैं, आपको अच्छे से याद रखना, सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे तो ही फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके 6 पॉइंट्स हैं ऑल टुगेदर व्हेन रजिस्ट्रार मस्ट रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। और अब जो हम बात करने वाले हैं वो भी एग्जाम में आता है बट अलग अलग एंगल से पूछा जाता है। पहला इसका हेडिंग देख लेते हैं और समझ लेते हैं एक्चुअल में ये क्या कह रहा है। वॉलेंट्री स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, इसका मतलब जो लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी आप उसको, उस इंफॉर्मेशन को प्रोस्पेक्टस में दे सकते हैं क्या? तो ये रूल कहता है कि यस, इवन those information can be inserted in the prospectus which is not required by the law, जो कंपल्शन नहीं है लॉ का, वो इंफॉर्मेशन भी आप दे सकते हैं वॉलेंटरीली, स्वेच्छा से। लेकिन यहीं पे एक रूल आता है और वो रूल किसी भी एंगल से पूछा जाएगा, इसको बोलते हैं गोल्डन रूल एज टू फ्रेमिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपको जो लिखना है वो ये लिखना है, ये रूल ये कहता है कि प्रोस्पेक्टस मस्ट टेल द ट्रुथ, द होल ट्रुथ एंड नथिंग बट द ट्रुथ, यही वर्डिंग्स आपको वहां पे एग्जाम में यूज करना है। इट मस्ट नॉट कंसील एनी फैक्ट विच ऑट टू बी डिस्क्लोज, इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो लॉ ने भी उसको कंपलसरी रिक्वायर्ड नहीं किया है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इन्वेस्टर के लिए जानना जरूरी है तो आप उसको स्वेच्छा से उस प्रोस्पेक्टस में दे सकते हैं, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्रोस्पेक्टस में वो सच होनी चाहिए, पूरी सच होनी चाहिए और सच के सिवा कुछ नहीं होनी चाहिए। सो इट मस्ट नॉट कंसील एनी फैक्ट विच ऑट टू बी डिस्क्लोज्ड इन द prospectus for the information of the investors.
मैंने देखा है कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लिखना है। व्हेन इट सेज दैट गोल्डन रूल एज टू फ्रेमिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस पे दो शब्द लिखिए, तो आपको एक कीवर्ड याद रखना है, ट्रुथ या सच। गोल्डन रूल मींस ट्रुथ, तो आपको ये पूरा वहां पर याद आ जाएगा और आप लिख पाएंगे। अब हम एक और आइटम देखेंगे जो एग्जाम में आता है, और वो है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। मैंने देखा है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में कि क्या लिखना है। तो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब है छोटा रूप, छोटा सा। तो यहां पर सेक्शन 2(1) है जिसमें एब्रिज प्रोस्पेक्टस डिफाइन किया है। सेक्शन याद रखना है और कोड भी करना है, 2(1), ए बी से 2(1). It means a memorandum containing such salient features of prospectus as may be prescribed by SEBI। आपको ये मग करना है डेफिनेशन, और एज इट इज छाप के आना है एग्जाम में। नाउ ये किस लिए है भाई एवरेज प्रोस्पेक्टस? तो इनका कहना है कि जब कभी भी आप एप्लीकेशन फॉर्म बांटते हैं पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए, शेयर्स के लिए, तो हर फॉर्म के साथ आपको ये एवरेज प्रोस्पेक्टस यानी प्रोस्पेक्टस का छोटा रूप उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना ही पड़ेगा। इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि व्हेन एवरेज प्रोस्पेक्टस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहां पर इन्होंने एक्सेप्शंस दे रखे हैं जब आपको एवरेज प्रोस्पेक्टस अटैच करने की जरूरत नहीं है फॉर्म के साथ। तो ये जो 3 एक्सेप्शंस हैं, ये है राइट इशू के केस में, दूसरा अंडर राइटिंग एग्रीमेंट के केस में, और तीसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में। ये 3 कीवर्ड याद रखना है, राइट इशू, अंडर राइटर्स एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। ये 3 केसेस में एवरेज प्रोस्पेक्टस अटैच करना जरूरी नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अब जो हम देखने वाले हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसमें काफी स्टूडेंट मिस्टेक भी करते हैं। सेक्शन 25 टॉक्स अबाउट डीम्ड प्रोस्पेक्टस, या फिर इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोस्पेक्टस बाय इम्प्लीकेशन। इसका मतलब है ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी नहीं कह रही है कि प्रोस्पेक्टस है, फिर भी इसको प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा और प्रोस्पेक्टस के सारे प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो अब सबसे पहले डीम प्रोस्पेक्टस को जो डिफाइन किया है वो देख लीजिए। 25 section says that any document by which the offer for sale, ये कीवर्ड याद रखना है, ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी इज मेड टू द पब्लिक, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। ये ऑफर फॉर सेल इज द कीवर्ड फॉर डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब ऑफर फॉर सेल को भी डिफाइन किया गया है। ऑफर फॉर सेल मींस इट्स एन इनविटेशन टू परचेज थ्रू इंटरमीडिएटरी। ये 3 कीवर्ड्स हैं, फिर से बता रहा हूं। ऑफर फॉर सेल मींस इनविटेशन टू जनरल पब्लिक टू परचेज द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी थ्रू इंटरमीडियरी। ये इंटरमीडिएटरी भी कीवर्ड है ऑफर फॉर सेल के लिए। सच एज इंटरमीडिएटरी कौन होते हैं? नॉर्मली इशू हाउस या फिर मर्चेंट बैंकर। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको समझने वाली बात है कि वो डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस या डीम प्रोस्पेक्टस तभी माना जाएगा जब दो कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। इनको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। पहली कंडीशन, ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक वाज मेड विद इन 6 months आफ्टर द अलॉटमेंट और एग्रीमेंट टू अलॉट सिक्योरिटीज। यानी ये जो ऑफर आप दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं पब्लिक को, ये 6 महीने के अंदर अंदर, कब से? अलॉटमेंट से आपने ये ऑफर दे दिया था पब्लिक को। दूसरा है, इसमें और लगा है, इसका मतलब ए और बी। तो बी कहता है कि when the offer was made, the whole consideration was not received by the company। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो उस डॉक्यूमेंट को हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये दोनों कंडीशन को आप डायग्राम से अच्छे समझ लीजिए क्योंकि इसके ऊपर केस लॉ आ सकता है। अगर कोई कंपनी है, उसने अपनी सिक्योरिटीज अलॉट कर दी है इशू हाउस को, ये इशू हाउस है, इसको अलॉट कर दी है। तो इशू हाउस अगर यही सिक्योरिटीज को पब्लिक को ऑफर करता है, कब कर रहा है?
विद इन 6 month ऑफ अलॉटमेंट। तो डेट ऑफ अलॉटमेंट से डेट ऑफ ऑफर टू पब्लिक अगर 6 महीने का गैप है या उससे कम है, तो ऐसे ऑफर को, जिस भी डॉक्यूमेंट से ऑफर किया गया है पब्लिक को, इसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में महीनों का कोई हिसाब नहीं है। दूसरी कंडीशन केवल इतना कह रही है कि ये जो इशू हाउस है, जब कभी भी, महीने का कुछ नहीं बोल रहा है, जब कभी भी ये सिक्योरिटीज जो कंपनी ने इसको अलॉट की, ये अगर पब्लिक को ऑफर कर रहा है, और जिस दिन ये ऑफर कर रहा है पब्लिक को, उस दिन तक इस इशू हाउस ने इस कंपनी को इन सिक्योरिटीज का पूरा पेमेंट नहीं किया है, पूरा, ये याद रखना है, होल amount of securities was not paid by the issue house to the company on the date of offer when it was made to the public। तो जिस भी डॉक्यूमेंट से ये इशू हाउस पब्लिक को ऑफर करेगा, उसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। अब एक और पॉइंट डीम्ड प्रोस्पेक्टस में आपको याद रखना है, ऑफर बाय मेंबर्स थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो खुद ही अपने शेयर सेल करना चाहते हैं, लेकिन ये जो सेल कर रहे हैं ये थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कर रहे हैं। सो द डॉक्यूमेंट बाय विच सर्टेन मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, कुछ मेंबर्स कंपनी के किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू, इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू वो अपने शेयर सेल करना चाहते हैं, देन द ऑफर द होल और पार्ट ऑफ शेयर होल्डिंग, चाहे वो पूरे के पूरे अपने शेयर सेल करना चाहते हैं या उसका कुछ हिस्सा सेल करना चाहते हैं, किसको, पब्लिक को, थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देन सच डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू ये ऑफर दिया जा रहा है पब्लिक को, इसको prospectus मान लिया जाएगा। that is, it shall be deemed as prospectus issued by company। so this is another point जिसमें members board of directors के थ्रू जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, इसको भी deemed prospectus मान लिया जाएगा। अब बात करते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस की। सेक्शन 31 में यह बताया गया है, एज पर सेक्शन 31 a company need not to issue the prospectus again and again within a 1 year। ओके, अगर वो सिक्योरिटीज अपनी जो ऑफर कर रही है पब्लिक को, वो कई बार किस्तों में इशू कर रही है, तो हर बार जब कभी भी वो इशू करती है, तो ऐसे केसेस में उसको बार बार प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर उसने शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है पहले ही इशू में। तो लेट्स सी द सेक्शन व्हाट इट सेज। सेक्शन 31 परमिट्स एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज। अब ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं है, ओनली क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। तो सेबी जिसको परमिट करेगी क्लासेस ऑफ कंपनी, वो ही शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकती है। To file a shelf prospectus with the registrar at the stage of first offer of securities for a period of 1 year। तो एक बार अगर आपने पहले ही ऑफर में शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है, तो अगले 1 साल में आप जितने भी बाकी के फर्दर ऑफर ला रहे हैं, उसमें बार बार आपको प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सो कंपनी नीड नॉट टू इशू फर्दर प्रोस्पेक्टस इन एवरी फर्दर ऑफर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। लेकिन इसी के साथ आपको कुछ भी फाइल नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाउएवर द कंपनीज, सच कंपनीज मस्ट फाइल एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग ऑल मटेरियल फैक्ट्स लाइक न्यू चार्जेस क्रिएटेड या फिर चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन। जो भी बदलाव हो रहा है पहले और दूसरे सब्सिक्वेंट ऑफर में, वो आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के थ्रू फाइल करना पड़ेगा आरओसी को। तो ये चेंजेस आपको कब तक के दिखाने हैं, विद इन 1 मंथ। ये भी एक केस लॉ आ सकता है, विद इन 1 मंथ प्रायर टू इश्यू ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर अंडर द शेल्फ प्रोस्पेक्टस। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 जनवरी को कंपनी ने शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है, तो कंपनी जब नेक्स्ट इशू अपना लाएगी विद इन द 1 ईयर, लेट्स सपोज 1 जून को वो इशू ला रही है दूसरा, तो 1 जून को वापस उसको
प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कंपनी मस्ट फाइल एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या होगा, जो 1 जनवरी जो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू किया था वहां से लेके 1 महीना पहले तक, 1 जून से लेके 1 महीना पहले हो गया 1 मई तक का जो भी चेंजेस हो रहे हैं चार्जेस में या फाइनेंशियल पोजीशन में, वो चेंजेस आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के थ्रू फाइल करने पड़ेंगे आरओसी को। इसी तरह से फिर कंपनी सपोज 1 नवंबर को वो फिर से इशू ला रही है, तो फिर वापस इसको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ही फाइल करना पड़ेगा और प्रॉस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब एक छोटा सा पॉइंट है वो आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, एडवांस में कर दिया है, एडवांस पेमेंट भी कर दिया है, और बाद में अगर प्रॉस्पेक्टस के बाद जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में या चेंजेस इन द चार्जेस मेड अगेंस्ट द कंपनी, सो ऐसे केस में द एप्लीकेंट शुड बी गिवन एन ऑप्शन टू विड्रॉ हिज एप्लीकेशन। और अगर वो विड्रॉ करता है अपनी एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सच चेंजेस, द कंपनी शैल रिफंड ऑल द मनी टू द पर्सन विद इन 15 डेज। प्रॉस्पेक्टस में 4 महारथी हैं। सबसे पहले डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, फिर ब्रीच प्रॉस्पेक्टस, फिर शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, और जो चौथा है वो आपके सामने है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। सेक्शन 32 में इसके प्रोविजन है, और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या लिखना है। तो ध्यान से समझ लीजिए इसमें एग्जैक्टली आपको क्या लिखना है। 32 सेक्शन परमिट्स अ कंपनी to issue red herring prospectus prior to issue the prospectus। यानी मेन prospectus जब आप इशू करना चाहते हैं उसके पहले एक छोटा रेड हेरिंग prospectus आप इशू कर सकते हैं। तो रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है, तो रेड हेरिंग मींस a prospectus which does not include complete particulars as to the quantum or price of securities to be issued। अब quantum means कितनी सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं वो आपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं किया हो, या फिर किस प्राइस पे आप सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं वो आपने मेंशन नहीं किया हो, तो इसको हम बोलेंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, ये इसकी एक कॉपी आपको फाइल करना पड़ेगी विद द आरओसी एटलीस्ट 3 डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। ये भी आपको लिख के आना है। ऑन द क्लोजिंग ऑफ ऑफर, जब आपका ऑफर क्लोज हो जाएगा सिक्योरिटीज का, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल विथ बोथ, आरओसी को भी फाइल करना पड़ेगा और सेबी को भी फाइल करना पड़ेगा। अब प्रॉस्पेक्टस, अब मेन प्रॉस्पेक्टस आपको फाइल करना पड़ेगा ऑन क्लोजिंग, stating that the total capital raise and the closing price of the securities and any other details as are not included in red herring prospectus। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन तो रेड हेरिंग में नहीं थी, वो भी अब आपको इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी पड़ेगी प्रॉस्पेक्टस में। ये जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस का कंसेप्ट है, इट इज यूज बेसिकली इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो जब भी आप इशू करते हैं बुक बिल्डिंग के थ्रू सिक्योरिटीज को, तो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस का यूज होता है। तो ये आपको प्रोविजन लिखने हैं 32 रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस।